जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग दिसंबर 2023 यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो है 50 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है डिस्कस किए थे। और आप लोगों के जो काफ़ी जो है अच्छे रिस्पांस भी रहे कि जो क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है, जो हमने क्वेश्चन बनाया है, तो ये हमारी टीम ने जो उसको मिलकर बनाया है क्वेश्चन को, वो उसी के अनुरूप है। जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो उसी के अनुरूप है, इसलिए आपको यहाँ पर जो है एकदम वही फीलिंग्स आने वाली हैं जो आपको एग्जाम में आने वाली है। आपको क्या करना है, बस अच्छे से क्वेश्चन को देखना है और अच्छे से क्वेश्चन को करना है और समझना है। इससे आपका एक तरफ जहाँ रिविजन होता रहेगा कि हमने कौन सा टॉपिक हमारा जो है रिविजन अभी नहीं है और कौन सा टॉपिक पे हम अच्छा कमांड कर पा रहे हैं, और जिस सेक्शन से आपके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं उसको आपको क्या करना है कि अच्छे से क्या करना है, दोबारा रिवीजन करना है, देखना है, अपने नोट्स को पलटना है। बाकी हम यहाँ पर उसको जो जो इसमें ऑप्शन दे रहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जो है आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 लगाएंगे, जिसमें हम लगभग जो है 45 से 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि स्लाइड में आपको शो हो रहा होगा, ये जो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि जो डेविस के भू आकृतिक चक्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी जो डेविस ने अपना जो है जियोमॉर्फिक साइकिल दिया था 1899 में, तो उसमें पूछा गया है कि जो है कौन सा, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो पहला है कि इसमें क्षरण, परिवहन और जमाव की एक निरंतर प्रक्रिया शामिल है। यानी ये कह रहा है कि पहले स्टेटमेंट में जो डेविस का जो इनका थियरी था, जो इनका मॉडल था, उसमें इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड जो है डिपोजिशन की एक कंटिन्यूअस प्रोसेस शामिल है। दूसरा कह रहा है कि इसमें 4 चरण होते हैं, जो है यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज, यानी युवा, परिपक्वता और बुढ़ापा, और साथ ही साथ रिजुमिनेशन यानी पुनर्जीवन की अवस्था। तो इसमें बता रहा है कि 4 स्टेज होते हैं। तीसरा कह रहा है कि यह केवल फ्लूवियल लैंडफॉर्म पर लागू होता है। यानी जो इनका जो है डेविस का जो मॉडल है, वो केवल फ्लूवियल कहने का मतलब है कि जो नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं उसी पे मॉडल लागू होता है और कहीं पर मॉडल लागू नहीं होता है। अगला कह रहा है कि जो क्षरण की दर है, यानी जो इरोजनल रेट है, वो युवा अवस्था की तुलना में परिपक्वता चरण के दौरान अधिक होती है। यानी कह रहा है कि जो इरोजन की रेट होती है वो यूथ स्टेज की तुलना में मैच्योर स्टेज में अधिक होती है डेविस के मॉडल में। अब इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो आइए एक एक करके हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि इसमें जो इरोजन, परिवहन और ट्रांसपोर्टेशन की एक कंटिन्यूअस प्रोसेस शामिल है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो है पहले क्या होगा, इरोजन होगा, इरोजन होने के बाद जो है क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। दूसरा कह रहा है कि इसमें 4 चरण, तो ये बात यहीं पर गलत हो जा रही है, क्योंकि इसमें 3 चरण होते हैं। पहला है आपका यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड साथ ही साथ ओल्ड स्टेज। तीसरा कि यह केवल, ये देखिए यही शब्द यहाँ पर थोड़ा सा हाइपर जो है ये जो है क्रिएट कर रहा है, शो कर रहा है। जैसे हमने आपको बताया था कि कहीं पर ओनली हो, केवल हो, इफ, बट ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो जो है 100 में 99% जो है चांस ये होते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत ही होगा। कि केवल, इसे कहा जाएगा कि ये जनजाति केवल इसी राज्य में पाई जाती है, तो 99% चांस है कि वो स्टेटमेंट क्या होगा, बहुत ही हाइपर है, तो गलत होगा। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्टली ढंग से टैकल करना है, नहीं तो आप लोग फंस जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ये केवल फ्लूवियल पे नहीं बल्कि सभी लैंडफॉर्म पे लागू होता है। जैसा कि उन्होंने बताया था कि कोई भी लैंडफॉर्म होता है, ठीक है, तो उसका जो है डेवलपमेंट का एक बहुत जो है टाइम पीरियड लगता है, उसमें जो है उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है, और इस दौरान जो है वो कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उसी प्रकार से जैसे मनुष्य जन्म लेता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से लैंडफॉर्म का भी डेवलपमेंट होता है। और जो लैंडफॉर्म होते हैं वो किसके, स्ट्रक्चर, प्रोसेस यानी संरचना, प्रक्रम और टाइम यानी समय के प्रतिफल होते हैं। तो ये भी बात इनकी गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तीसरा भी गलत है। चौथा कह रहा है कि जो इरोजन का रेट होता है वो यूथ स्टेज की तुलना में मैच्योर स्टेज में होता है। ये भी बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है, क्योंकि जो इरोजन का जो रेट होता है वो किसमें ज्यादा होता है, वो होता है यूथ स्टेज में, तभी तो वी आकार की वैली बनाती है। और जैसे जैसे ये जो है स्टेज बढ़ता है, यानी मैच्योर से, सॉरी, जैसे यूथ से मैच्योर में जाएगा तो इरोजन का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो इसमें केवल कौन सा ऑप्शन सही है, केवल ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भू आकृति और उनकी परिभाषाओं के साथ मिलान कीजिए। मेषा है, बुटी है, कैनियन है, पठार है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको क्या करते हैं, मिलान करते हैं। ठीक है, तो मेषा क्या होता है? मेषा खड़ी भुजाओं वाली एक समतल शीर्ष पहाड़ी होती है, यानी ये कुछ इस तरीके का होता है। ये जो है खड़ी भुजाओं वाली, यानी एकदम ये खड़ी भुजा होती है जो इसके साइड के होते हैं। और ये क्या कह रहा है कि समतल शीर्ष लगभग मेज के आकार का होता है, जो क्या होता है पठार से छोटी होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेषा। और जो बुटी क्या होता है? मेषा का जो छोटा रूप है उसी को क्या कहते हैं? बुटी बोलते हैं। यानी समतल पहाड़ी चोटी के साथ एक खड़ी तरफा पहाड़ी या पहाड़। ठीक है, ये क्या होता है? ये मेषा जो होता है, जो बुटी क्या होता है, मेषा से छोटा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ लिखा है जो पठार से छोटी होती है। कैनियन क्या होता है? कैनियन जो आपका होता है वो होता है, ये देखिए कि खड़ी भुजाओं वाली एक गहरी सकरी घाटी जिसमें आमतौर पर एक नदी बहती है। तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका कैनियन हो गया। पठार क्या होता है? भूमि का एक बड़ा ऊंचा समतल क्षेत्र जिसमें अक्सर एक या अधिक तरफ से भारी गिरावट होती है। तो ये आप तो आसानी से पकड़ सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी इसमें कोई चीज ऐसा नहीं जो आप लोग नहीं जानते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कारक भू आकृतिक चक्र को प्रभावित करता है? यानी जो पेंक का जो है भू आकृतिक चक्र है, ठीक है, उसको कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है? पहला है जलवायु, टेक्टोनिक्स, लिथोलॉजी, ढलान ढाल। ढलान ढाल को बोलते हैं जो है जो स्लोप होता है। ठीक है, यानी जो स्टीप स्लोप होता है उसी को बोला जाता है ढलान ढाल। ठीक है, तो कह रहा है कि जो पेंक का भू आकृतिक चक्र है उस चक्र को, इस जो ये फैक्टर दिया गया है, तो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इनके चक्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जो पेंक का चक्र है उसको क्लाइमेट प्रभावित करता है, बिल्कुल, क्योंकि क्लाइमेट की, जैसे मान लीजिए कोई नदी क्या है, ये है कोई लैंडफॉर्म है। ठीक है, अब इस लैंडफॉर्म से यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर बह रही है, यहाँ पर आ गई नदी, यहाँ पर नदी की फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पर नदी की सेकंड स्टेज है। अचानक से क्या हुआ कि जलवायु में परिवर्तन आ गया और जो है समुद्र में, समुद्र की पानी जो है जल में वृद्धि हो गई, और जो समुद्र पहले यहाँ था वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये रिवर पुनः सेकंड स्टेज के बाद कहाँ जानी चाहिए थी? थर्ड स्टेज में। तो थर्ड स्टेज में नहीं जाएगी, बल्कि कहाँ आ जाएगी? पुनः फर्स्ट स्टेज में आ जाएगी। तो लैंडफॉर्म में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो पेंक के जो भूआकृतिक चक्र है उसको प्रभावित करने वाला जो प्रथम कारक है वो क्या है? जलवायु। दूसरा क्या है? टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक्स भी प्रभावित करता है, यानी कहीं पर कोई लैंडफॉर्म है, वो अचानक से उसमें उत्थान हो गया, या वो अचानक से क्या हो गया, वो नीचे जो है गर्त में चला गया। तो ये भी कारक है जो क्या करता है, मॉडल जो है उसको प्रभावित करता है। तीसरा है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी कहने का मतलब है कि जिस जो है रॉक से आपका जो चट्टान बना हुआ है, जिस रॉक से आपका जो है कोई भी यहाँ पर जो लैंडफॉर्म बना हुआ है, ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है कि रॉक्स क्या है। रॉक्स जैसे मान लीजिए कि सेडिमेंट्री रॉक्स है, कहीं पर इग्नियस रॉक है, तो ये भी क्या करेगा कि चक्र को प्रभावित करेगा। और चौथा है जो है स्टीप स्लोप, ये किसी प्रकार के चक्र को प्रभावित नहीं करता है। तो 1 2 3, यानी 1 2 3 जो है वो क्या है? राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का उदाहरण है? पहला है कैनियन, दूसरा है घाटी यानी वैली, तीसरा है डेल्टा, और चौथा है पठार। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति क्या है? एक डिपोजिशनल भू आकृति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेल्टा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रिवर के द्वारा निर्मित होता है, और ये क्या है? एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंडोजेनेटिक बल का उदाहरण है? ठीक है, बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सोजेनेटिक, इसे याद रखिए, एक से एग्जिट होता है, एक होता है इंडोजेनेटिक। ठीक है, ENDO इंडोजेनेटिक हो गया। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा एक इंडोजेनेटिक यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाला बल है? ऑप्शन है हवा का क्षरण यानी इरोजन ऑफ विंड, दूसरा है हिमनदीय अपरदन, ठीक है, यानी जो ग्लेशियर से इरोजन होता है, तीसरा है भूकंप यानी अर्थक्वेक, और चौथा है रनिंग वाटर। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है ऐसा फोर्स है, जो बल है वो किसका एग्जाम्पल है? वो इंडोजेनेटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। तो इंडोजेनेटिक, अब इसमें से आप सोचिए कि हवा है तो ये भी ऊपर चलती है, ग्लेशियर जो मूव करते हैं ये धरातल के ऊपर करते हैं, और रन ऑफ वाटर जो होता है ये भी धरातल के ऊपर ही जो है क्या करता है कि फ्लो करता है। तो इसमें केवल यही ऑप्शन है भूकंप, ठीक है, जो क्या करता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, इसलिए कौन सा फोर्स हो जाएगा? जो है इंडोजेनेटिक फोर्स हो जाएगा। अगला,
अगला क्वेश्चन, ये जो है टाइपिस्ट की मिस्टेक थी कि उन्होंने यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन टाइप कर दिया है आपका। ये ओरिजिन ऑफ द अर्थ का है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बाइनरी स्टार परिकल्पना, ठीक है, यानी द्वै तारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन है रशेल, लिटलटन, ओशिमड और वान विसैकर। तो ये वो कह रहा है कि जो पृथ्वी है आपका अर्थ है, तो अर्थ की ओरिजिन से संबंधित जो है जो डुअलिज्म है, वो दो तरह का के जो थॉट्स हैं, वो ये है कि कुछ जो है ज्योग्राफर मानते हैं कि जो हमारे पृथ्वी जो पूरा एटमॉस्फेयर है बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी से शामिल है, तो उसकी उत्पत्ति की जो हुई है वो केवल जो है सिंगल तारे से हुई, सिंगल स्टार से हुई है। और कुछ लोग मानते हैं नहीं, दो तारों से हुई। तो उसमें ये जो सिद्धांत दिया गया है बाइनरी स्टार परिकल्पना, द्वैतारक सिद्धांत, वो किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है एच.एन. रसेल का है, ठीक है। रसेल ने दो तारक परिकल्पना यानी बाइनरी स्टार परिकल्पना दिया था, जिसमें उन्होंने अर्थ की उत्पत्ति के लिए दो तारों को जिम्मेदार बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमनद क्षरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस से एक क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है याद रखना, किसी भी जो है जो प्रोसेस है जिसमें जो आपका रिवर हो गया या ग्लेशियर हो गया, तो ये कौन कौन से प्रोसेस करते हैं ये भी आपको बहुत जानना जरूरी है। तो इसमें कह रहा है कि जो ग्लेशियर इरोजन करते हैं, तो उसमें कौन सा, जो बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, तो कौन सा प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है? इरोजनल प्रोसेस, खरोंच स्क्रच कर देते हैं, आइसमिंग, या उत्खनन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्किंग। क्या बोलते हैं? पल्किंग, ठीक है। इसमें कौन सा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ग्लेशियर के इरोजन का? तो इसका राइट आंसर क्या है? पल्किंग। पल्किंग को हिंदी में बोलते हैं उत्खनन, ठीक है, उत्खनन। होता क्या है कि जब ग्लेशियर मूव करता है जिस भी वैली से, तो इतने भारी विशालकाय होते हैं, इनका जो है वेट इतना ज्यादा होता है कि जब ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मूव करते हैं, तो इसके सामने अगर कोई भी रॉक्स आ गया तो इसको उखाड़ फेंकते हैं। उसी प्रक्रिया को बोलते हैं पल्किंग। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है किसकी? ग्लेशियर से। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्खनन यानी पल्किंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जो मिलान है वो सही नहीं है? बरखान कह रहा है कौन के द्वारा बनता है? अंडे की टोकरी, इसको जो जिसका दूसरा नाम है वो आपका जो है, जो जो अंडे की टोकरी जो बनता है, जो है इसका एक और नाम है जो है जिसे क्या करते हैं, जिसे इस नाम से हम लोग जानते हैं, उसका नाम है ड्रमलिन। क्या है? ड्रमलिन। तो चाहे आप अंडे की टोकरी बोलिए या आप बोलिए ड्रमलिन, दोनों क्या है? लगभग सेम है। तीसरा है प्रपात, ये ही वाटरफॉल है। और चौथा है टम्बोलो यानी भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर। तो कह रहा कि किसका मैच सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। बरखान आप लोग जानते हैं कि जो विंड होता है, ठीक है, विंड जब जो है मूव करता है, तो अपने साथ जो भी ये जो है धूल कण ले जाता है, उसको एक जगह पर डिपोजिट करता है, उसी से क्या बनता है? बरखान बनता है। दूसरा है जो है अंडे की टोकरी, तो ये ग्लेशियर के द्वारा बनता है। ये भी जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ग्लेशियर के द्वारा, जिसका दूसरा नाम अभी हमने आपको अच्छे से बताया कि ये उसका क्या है? ड्रमलिन का दूसरा नाम है। तीसरा है वाटरफॉल। वाटरफॉल जानते हैं कि रिवर के जो है इरोजन के कारण बनता है, जो जो सॉरी जो रिवर है उसके कारण बनता है। तो देखा जाए तो ये भी क्या है? आपका ऑप्शन सही है। और जो चौथा है टम्बोलो, ये जो है गलत है, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल से नहीं बनता है, बल्कि देखा जाए तो ये किससे बनता है? ये बनता है मरीन वेव से, ठीक है। किससे बनता है? मरीन वेव से। और ये क्या है? डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है। तो टम्बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मिलान यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये मैच द फॉलोइंग करना है। इधर कुछ जो है एटमॉस्फेयर की लेयर दी गई हैं और इधर इसकी विशेषताएं दी गई हैं, तो इसको आइए हम लोग एक एक करके मैच कराते हैं। पहला है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर क्या होता है? ये पृथ्वी की सतह के करीब सबसे करीब परत होती है, जहां मौसम होता है और ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। तो बिल्कुल पहला का मैचिंग सही है, क्योंकि जो ट्रोपोस्फियर यानी क्षोमंडल है, वो पृथ्वी से देखा जाए तो सबसे पहली सतह है, निचली सतह है, और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं इसी में घटित होती हैं। दूसरा क्या है? समताप मंडल, ठीक है, यानी स्ट्रेटोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर, ये ऊपर लिखा है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर की परत, जहां ओजोन परत की उपस्थिति के कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो ये भी बात क्या है? सही है। तो दूसरे का राइट जो मैचिंग हो जाएगा कि समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन पाया जाता है, जिसके कारण ऊंचाई बढ़ने से यहाँ पर तापमान थोड़ी देर के लिए बढ़ने लगता है, यानी थर्मल इन्वर्जन की कंडीशन पाई जाती है। उसके बाद है मेजोस्फीयर यानी मध्यमंडल। तो ये क्या होता है? समताप मंडल के ऊपर की परत, जहां ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है और उल्का जलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस मेसोस्फीयर की, कि यहाँ पर मीटियोर जो होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, वो
बर्न हो जाते हैं ड्यू टू जो है जो वहां पर हवा होती है उसके फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, ठीक है। और जो अगला है आपका थर्मोस्फीयर, ठीक है, जिसको हम कभी कभी दो भागों में बांटते हैं, यानी आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जहां सौर विकिरण के अवशोषण के कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, लेकिन इस तापमान का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि ऊपर जाने पर हवा इतनी ज्यादा विरल हो जाती है कि ऐसे तापमान में अगर आप हाथ बाहर निकालेंगे तो आपको बहुत तापमान महसूस नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी ए इज द राइट आंसर। ये आपसे एक क्वेश्चन ये यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारे जो है एटमॉस्फेरिक लेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी विशेषताएं हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला है मैच द फॉलोइंग में यहाँ पर कुछ जो है जो कोपेन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण किया गया है वर्ड का, तो उसके कुछ लेटर्स दिए गए हैं, यहाँ उसकी विशेषताएं दी गई हैं और आपको क्या करना है सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। तो चलिए देखते हैं, पहला है ए एफ, ठीक है। तो ए एफ क्या है, तो जिसे इन्होंने पहले पूरे वर्ड को 5 भागों में बांटा था कि ये जो है जो पूरे वर्ल्ड को था, इन्होंने कैंडोल का जो वनस्पति मंडल को लिया था और पूरे विश्व को क्या किया था, 5 भागों में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। जिसमें था क्या था कि जो है इसमें कुछ जो है जीरोफाइट थे, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, हेकेस्टोथर्मल था, ठीक है। ऐसे करके क्या थे आपके पूरे के पूरे 5 मंडल इन्होंने डिवाइड किए थे, ठीक है। तो और सबको उन्होंने क्या दिया था, अलग अलग नाम दिया था। तो जो विषुवत-रेखीय वाला क्षेत्र था, ठीक है, यानी जो ट्रॉपिकल रीजन वाला था, उसका जो इन्होंने डिनोट किया था जो बड़े लेटर में, वो ए से किया था। उसके बाद फिर बी प्रयोग किया, सी प्रयोग किया, डी प्रयोग किया, ई प्रयोग किया, ठीक है। और उसी प्रकार से कुछ छोटे लेटर का प्रयोग किया। इस पे जो क्लाइमेटोलॉजी बहुत अच्छा, जो अच्छे तरीके से इसको हमने समझाया था आप लोगों को, जिसको भी देखना है क्लाइमेटोलॉजी की प्ले लिस्ट खोलकर वहाँ पर कोपेन का वर्गीकरण देख सकता है, ठीक है। तो आइए एक एक करके इसको मिलाते हैं। जो ए एफ है, ठीक है, तो ए एफ क्या है, ये यहाँ पर एफ का प्रयोग वहीं पर होता है जहाँ पर साल भर वर्षा होती है, ठीक है। और साल भर वर्षा कहाँ होती है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, यानी ए एफ का प्रयोग कहाँ पे हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सदाबहारी, और यहाँ पर साल भर क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। उसके बाद जो एम वाला है वो क्या हो जाता है, मानसूनी जलवायु, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ए डब्ल्यू डब्ल्यू क्या, जिसको जहाँ पर विंटर क्या होता है, ड्राई होता है, तो ये क्या है, ये सामान्य जलवायु है। और जो डब्ल्यू एच का प्रयोग किया जाता है वो जो है हॉट जो है क्लाइमेट के लिए, जो है ट्रॉपिकल हॉट क्लाइमेट के लिए। जो गर्म रेगिस्तानी मरुस्थल है वो ट्रॉपिकल रीजन में ही है, तो ये मजेदार फॉलोइंग में हो जाएगा गर्म रेगिस्तानी जलवायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ए इज द राइट आंसर। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आना ही आना लगभग तय है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए एक आपको असर्शन दिया गया है, दूसरा जो है रीजन दिया गया है, आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। असर्शन कह रहा है, यानी कथन कह रहा है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच हवा का थोड़ा मिश्रण होता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द कह दिया कि अ लिटिल मिक्सचर बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड जो है स्ट्रेटोस्फियर। अगला कह रहा है कि कारण कह रहा है कि समताप मंडल में जलवाष्प धूल की बड़ी मात्रा पाई जाती है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कारण सही है, व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच हवा का थोड़ा मिश्रण होता है। थोड़ा लिखा है इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही मान सकते हैं कि बिल्कुल सही है। जो ट्रोपोस्फियर है, जो स्ट्रेटोस्फियर है, इसके बीच में एक पट्टी पाई जाती है जिसका नाम है जो है ट्रोपोपाज, यानी पाज का मतलब क्या, सारी चीजें यहाँ स्टॉप हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया कि थोड़ा। हाँ, तो मान सकते हैं कि थोड़ा मिश्रण क्या होता है, बिल्कुल ही होता है। ये आप जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। तो ये हो गया राइट आंसर। और कारण क्या कह रहा है कि समताप मंडल में जलवाष्प धूल की बड़ी मात्रा होती है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब जलवाष्प और धूल की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में। तो ये सही है और आर क्या है, गलत है। राइट आंसर 3। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूल रणनीति का एक उदाहरण है, यानी अगर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो गया है। अब उसके कंसिक्वेंसेस है, जो यानी जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो सामने दिखने लगे हैं। कहीं पर जो है लगातार बारिश हो रही है, कहीं पर जो है सूखा पड़ रहा है, जितने भी अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पर सूखा पड़ रहा है, ऑलरेडी वो ड्राइड एरियाज हैं। और उसके बाद में देखिए इंडिया में कुछ जगहों पर सूखा पड़ रहा है, कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। हिमालय रीजन में आप देखेंगे कि तो लगातार जो है बादल फटने की घटनाएं आपको देखने को मिल रही है। ऐसे पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कुछ जो समुद्री द्वीप हैं वो डूबने वाले हैं, जैसे मालदीव है। इंडोनेशिया की राजधानी देखिए कि वो जो है
पहले उसकी राजधानी जो है जावा पे थी, अब उसको जो है सुमात्रा पे ले जा रहा है। जहाँ पर भी था यानी जकार्ता से वो उसको चेंज कर रहा है, जकार्ता शहर से। तो ऐसे देख लीजिए इसका कारण क्या है कि बहुत सारी समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं झेलने को देखने को मिल रही हैं। तो अब जहाँ पर हमारे सामने जो है इतने क्लाइमेटिक चेंज की इंसिडेंस देखने को मिल रहा है, तो अब जलवायु काफी बदल चुकी है। और जब जो है जलवायु परिवर्तन हो गया है, तो अब कह रहा है होने के बाद आप उससे निपटने के लिए काम क्या करेंगे। जैसे तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम करेंगे। तो जैसे देखिए पहला कह रहा है कि अधिक कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों का प्रयोग करेंगे, यानी जो जहाँ पर बिजली उत्पादन हो रहा है आपका जो है जो थर्मल पावर प्लांट है वहां पर और अधिक कोयला प्रयोग करेंगे। तो ये क्या सही है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए? बिल्कुल सही बात नहीं है। ठंडे तापमान वाले शहर में चले जाएंगे, यानी आप अगर मान लीजिए प्रयागराज में है, मान लीजिए आप दिल्ली में है, तो कह रहा है कि हाई लेटीट्यूड पे आप चले जाएंगे। तो क्या हाई लेटीट्यूड पे चले जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। कृषि के लिए वनों की सफाई, अब बताइए वन ही काट देंगे आप एग्रीकल्चर के लिए, तो क्या क्लाइमेट चेंज को रोकेगा? बिल्कुल नहीं। अगला कह रहा है बढ़ते समुद्र के स्तर से बचने के लिए समुद्री दीवारों का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है। यानी अगर आप कहीं कोस्टल रीजन में रह रहे हैं, समुद्र का जो है वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि अपने समुद्र के किनारे दीवार बनाकर आप उससे सुरक्षित रह सकते हैं। तो एक जो ऑप्शन है चौथा है, ये क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक अच्छा उपाय है उन लोगों के लिए जो कोस्टल रीजन में रहते हैं। अगला है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित समाधान है। यानी अगर आपको जो GHG है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो है जलवाष्प से वाटर वेपर है, और उसके बाद में जो भी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, ये कह रहा है। पहला ऑप्शन है अधिक कोयले से चलने वाले जो है बिजली संयंत्रों, यानी जो आपका थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका उपयोग करेंगे। तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे और क्या होगा, ग्रीन इससे CO2 तमाम प्रकार की सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे। तो हमको वो सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ये तो समाधान है नहीं। दूसरा है कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करना। आगे थोड़ा एक बात देख लेते हैं। कृषि के लिए वनों को कटाई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वन क्या करते हैं, CO2 के सबसे बड़े एब्जॉर्बर होते हैं। और चौथा है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो एनवायरनमेंट में डिग्रेडेड नहीं होती है, और जब डिग्रेडेड होती है थोड़ा बहुत, उससे डिफरेंट डिफरेंट हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर बच रहा है वो दो है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका प्रयोग करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपका कैसे फायदा है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी शहर में रह रहे हैं, और आप जो है जिस कॉलोनी में रहते हैं उसमें क्या है 10 लोग हैं, ठीक है, क्या है 10 लोग हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो 10 लोग हैं ये अपनी गाड़ी से जो है, यहाँ मार्केट है 1-2 किलोमीटर दूर इनके घर से मार्केट है, और यहाँ ये 10 के 10 लोग जो है अपनी अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। गाड़ी वाड़ी बना लीजिए भाई थोड़ा सा। चलिए ये हो गया इनकी गाड़ी, मान लीजिए 10 लोग की 10 गाड़ी हो गई। तो अब जब आप 10 गाड़ी लेकर मार्केट में निकलेंगे, तो इससे अच्छा क्या है कि यहाँ पे चल रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्या चल रहा है? वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आप क्या किए, बाहर निकले और बस चल रही है, बस पे आपने क्या किया, बैठ लिया। अब बस पे गए, मान लीजिए आप सभी लोग जो है जो, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चल ही रहा है, आप इससे बैठेंगे तब भी चलेगा, नहीं बैठेंगे तब भी चल रहा है। आप बाहर निकले कि 2-3 बस किए समय समय पर अपने से निकल कर, और आप मार्केट चले गए। तो ये जो 2-3 बस से यहीं से निकलने वाला था वो तो निकलेगा ही, आप बैठेंगे तब भी निकलेगा, नहीं बैठेंगे तब भी निकलेगा। लेकिन अगर आप ये 10 गाड़ी लेकर मार्केट में जाएंगे, तो सोचिए कितना बड़ा प्रदूषण आप मार्केट मतलब जो है एनवायरमेंट में फैला रहे हैं। तो इससे क्या है, इसीलिए कहा जाता है कि हम किसका प्रयोग करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा यूज करेंगे, जो है अपने नजदीकी मार्केट में जाने के लिए, या जो है जितना दूरी तय कर सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता अपने साधन को नहीं ले जाने की है, आप दिल्ली जैसे जो है ऑड और इवन क्यों चलाएगा, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे अच्छा और सटीक आंसर क्या होगा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु राशि का प्रकार नहीं है। एयर मास आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक है आपका आर्कटिक, और ट्रॉपिकल जो है मरीन ट्रॉपिकल, और पोलर यानी ध्रुवीय, और स्ट्रेटस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटस, क्योंकि स्ट्रेटस जो है, स्ट्रेटस टाइप का कोई भी प्रकार का जो है एयर मास नहीं है, बल्कि ये किसका प्रकार है, ये क्लाउड्स का प्रकार होता है। स्ट्रेटस से क्या होते हैं, निचले स्तर के यानी स्तरीय बादल होते हैं। बल्कि ये जो आर्कटिक है ये भी जो है एयर मास का प्रकार है, जो है मरीन जो है ट्रॉपिकल है ये भी है, और पोलर तो है ही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से किस प्रकार के जो वाताग्र हैं, फ्रंट हैं, उसमें आमतौर पर भारी यानी हैवी रेन होती है। ऑप्शन है वार्म फ्रंट यानी गर्म वाताग्र,
स्टेशनरी फ्रंट यानी जो है स्थिर वातावरण, कोल्ड फ्रंट यानी ठंडा वातावरण, और क्लोज फ्रंट यानी बंद वातावरण। तो आपको बताना है कि किस प्रकार के वातावरण में, फ्रंट में बहुत भारी वर्षा होती है, ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कोल्ड फ्रंट होता है उससे ज्यादा भारी मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, तो भारी मात्रा में पूछा है क्यों? क्योंकि इसमें क्या करता है, कोल्ड फ्रंट में जो कोल्ड जो एयर मास होती है वो जो वार्म एयर मास होती है उसको बहुत तेजी के साथ ऊपर उठा देती है, और इसलिए क्यूमुलो क्लाउड बनते हैं। और क्यूमुलो क्लाउड जानते हैं आप कि जो कपासी वर्षी बादल होते हैं कितना अधिक मात्रा में वर्षा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोल्ड फ्रंट। अगला है कि जो है CW थार्नवेड जलवायु वर्गीकरण प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारक माना जाता है? यानी जो आपके थार्नवेड महोदय थे जिन्होंने 1931 में, फिर बाद में इसमें मॉडिफाई किया 1948 तक, और जलवायु वर्गीकरण का जो प्रस्तुत किया था अपना, उसमें सबसे प्रमुख जो है फैक्टर किसको माना था? टेम्परेचर को माना था, वर्षा को माना था, आर्द्रता को माना था, या हवा की गति को माना था? तो आपको बताना है कि थार्नवेड महोदय ने जो प्राइमरी रूप से, इन्होंने फैक्टर तो सारे माने हैं लेकिन प्राइमरी रूप से किसको बताया है? तो प्राइमरी रूप से इन्होंने किसको बताया था? इन्होंने सबसे पहले ही जो है पीई इंडेक्स दिया था, यानी प्रेसिपिटेशन इंडेक्स दिया था। तो वर्षा को उन्होंने क्या बनाया था? प्राइमरी फैक्टर माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कि चक्रवातों से संबंधित शब्दावली और उनकी परिभाषा का स्थान मिलान कीजिए। देखना है कि कौन सा स्थान सही है कि कौन सा स्थान गलत है। पहला है आंख। आंख बोले तो जो साइक्लोन होता है, मान लीजिए साइक्लोन है, तो जो है इस साइक्लोन का जो मध्य वाला एरिया होता है ये बहुत शांत होता है, इसी को बोला जाता है आई। क्या होता है? आई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो है तूफान, जो आई होता है वो तूफान के केंद्र में शांति स्थिति होती है। तो बात बिल्कुल सही है भैया, मैंने आपको बताया कि ये एरिया क्या होता है, सबसे जो सेंटर में होता है ये बहुत ही शांत होता है, इसी को चक्रवात की आई यानी आंख बोलते हैं। और आई की दीवार क्या होता है? तो आंख के चारों ओर घूर्णन हवाओं और भारी वर्षा का क्षेत्र। ये आंख से जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इस वाले रीजन में बहुत भारी वर्षा होती है, और ऐसा लगेगा कि दीवार की तरह है, जो है हवाएं ऊपर से नीचे जो है उठ रही हैं, नीचे से ऊपर उठ रही हैं। ठीक है, तो ये भी राइट आंसर है कि आंखों का जो दीवार होता है वो क्या होता है? ये आई के चारों ओर घूर्णन हवाओं का और भारी वर्षा का क्षेत्र होता है। फिर इसके आगे आप बढ़ेंगे तो इसी चक्रवात में आपको मिलेगा सर्पिल वर्षा बैंड, जहां पर क्या होता है? तेज और रोटेशनरी यानी घूर्णन हवाएं होती हैं, जो तूफान के केंद्र की ओर सर्पिलाकार के आकार का होता है। ये तीनों क्या है? स्ट्रक्चर हैं। जब आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, आप क्लाइमेटोलॉजी का प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको साइक्लोन और एंटी साइक्लोन और साइक्लोन का स्ट्रक्चर अच्छे से ट्रॉपिकल टेम्परेट का समझाया हुआ है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो क्या है? वो तीनों के तीनों राइट आंसर हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर एक नहीं लिखा गया, तो आप मान लीजिए कि जो डी है, उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या है इसमें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये टाइड से क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ज्वार से संबंधित शब्दावली है जो है, तो आपको क्या करना है बताना। इधर दिया गया है बृहद ज्वार यानी जो स्प्रिंग टाइड होता है, नीप टाइड होता है, टाइडल रेंज क्या होता है, ज्वारीय सीमा क्या होता है, और टाइडल बोर क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि वृहद ज्वार क्या होता है, जो स्प्रिंग टाइड होता है। तो स्प्रिंग टाइड कब आता है? कि जब एक ज्वार जो जब तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव मजबूत होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्चतम ज्वारीय सीमा होती है। ठीक है, एक ये हो गया। तो जो बृहद ज्वार होगा वो क्या होता है? वो यही होता है। बृहद ज्वार कब आता है? जब आपका मून हो गया, सन हो गया, ठीक है, और ये हो गया अर्थ, ये तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं, तो यानी अर्थ बीच में होता है, तो क्या आता है? तो हाई टाइड आता है, क्योंकि जो सभी का जो बल होता है वो पूरे अर्थ पे जो है, इसका भी लगता है, सन का भी लगता है और मून का भी लगता है। तो इस टाइम क्या बनता है कि जो है जो ज्वारीय रेंज होता है बहुत ही ऊंचाई के पास ज्वारीय लहरें बनती है, उसी को बोला जाता है बृहद ज्वार बोला जाता है। दूसरा है नीप टाइड। नीप टाइड कब होता है? जब ये समकोण पे होते हैं, यानी जब एक ज्वार तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण बनाते हैं। यानी यहाँ पर मान लीजिए हो गया आपका अर्थ, ये हो गया सन, और ये हो गया आपका जो है मून। तो क्या है? पृथ्वी पर इधर से खींच रहा है, इधर से ये खींच रहा है, यानी इस पे एक ही दिशा में नहीं खींच रहे हैं बल्कि विपरीत दिशा में खींच रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो ज्वार का जो बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा, उसको बोलते हैं नीप टाइड। ज्वारीय सीमा क्या होती है? ज्वारीय सीमा मतलब जो हाई टाइड है और जो लो टाइड है, इसके मध्य जो सीमा होती है उसको ज्वारीय सीमा बोलते हैं। यानी उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जो ऊर्ध्वाधर अंतर है, यानी कहीं पर ज्वार आया 15 मीटर ऊंचा आया एक दिन में एक बार, और सबसे हाईएस्ट ज्वार, सबसे लोएस्ट ज्वार आया वो 7 मीटर ऊंचा आया, तो जो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा उसी को बोल दिया जाएगा ज्वारीय सीमा।
टाइडल बोर क्या होता है? ज्वारीय बोर। तो ये बचा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि एक लहर तब होती है जब आने वाला ज्वार का अग्रणी किनारा एक लहर बनाता है जो नदी या खाड़ी की धारा की दिशा के खिलाफ एक नदी या संकीर्ण खाड़ी की क्या करता है? यात्रा करता है। मान लीजिए कि ये कोई तटी है समुद्र का और ये क्या है? कोई खाड़ी है। खाड़ी बोले तो ऐसे खाड़ी है। अब यहाँ पर ये नदी है, इस नदी में ऐसे नदी प्रवाहित हो रही है, लेकिन जब यहाँ ज्वार आता है तो ये जो लहरें हैं ये नदी की दिशा में नहीं बल्कि नदी की विपरीत दिशा में खाड़ी में एंटर करती है। इसी को बोला जाता है टाइडल ज्वार। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। अगला क्वेश्चन है तट से समुद्र की ओर विशेषताओं का सही अनुक्रम। ठीक है, ये कुछ जो विशेषताएं हैं तो कह रहा है जो कोस्टल एरिया से अगर समुद्र की तरफ चलते हैं तो पहले कौन पड़ेगा, उसके बाद कौन पड़ेगा। पहला ऑप्शन है बर्म, लो टाइड टेरेस, लांगशोर टर्फ, लांगशोर बार। फिर लांगशोर टर्फ, लांगशोर बार, लो टाइड टेरेस। ठीक है, कम ज्वार छत, यही बात है। ठीक है, लांगशोर बार, बर्म, लो टाइड टेरेस। उसके बाद लांगशोर बार, लो टाइड टेरेस, लांगशोर टर्फ। तो आपको बताना है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए। जिसमें पहला क्या होता है? बर्म। बर्म क्या होता है कि मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, ये क्या है? समुद्र है और ये स्थल जो है समुद्र का जो महाद्वीप होता है उसका किनारे वाला भाग है, ये पूरा का पूरा समुद्र है। तो होता क्या है कि जो बीच के किनारे होते हैं, ठीक है, समुद्र के सबसे किनारे वाला भाग बीच होता है। जो बीच होता है, बीच के आसपास जो है ये लहरें जब आती है तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाके डिपॉजिट कर देती हैं। उसी उसी कंकड़ पत्थर को क्या बोला जाता है? उस जो रचना बनती है उसको बोला जाता है बर्म। बर्म के आगे बढ़ेंगे तो जो ये वाला एरिया होता है जो किससे ढका होता है? वो जल से ढका होता है, लेकिन कभी कभी लहरों के कारण ये आपको दिखने लगता है, तो उसी को बोला जाता है लो टाइड टेरेस। लो टाइड टेरेस से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक मिलेगा लांगशोर टर्फ, यानी इसी के पैरेलल जो आपका तट है इसी के ऊपर एक छोटा सा गड्ढा मिलेगा जिसको बोला जाता है लांगशोर टर्फ। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको एक जो है कटक के समान रेत बजरी का एक मिलेगा बांधनुमा संरचना, इसी को बोला जाता है लांगशोर बार। तो ये चारों जो सीक्वेंस है आपको याद रखने हैं, इसका इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असर्शन और रीजन है और आपको बताना है कि ये जो है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो असर्शन कह रहा है, कथन कह रहा है कि समुद्र तल की स्थलाकृति समुद्र के विभिन्न क्षेत्रों में समुद्री जीवन के वितरण को प्रभावित करती है। यानी जैसे मान लीजिए ये कोई समुद्र है तो आप देखेंगे कि समुद्र के जो है आंतरिक भाग में यहाँ पर कटक पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं। तो यही कह रहा है कि समुद्र तल की यानी जो इसका नितल है, तल है, इसकी स्थलाकृति जो होती है, यहाँ पर जो लैंडफॉर्म पाए जाते हैं जो आपको बताया गया है, ये क्या करते हैं? जीव जंतुओं के वितरण को प्रभावित करते हैं। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। क्यों प्रभावित करते हैं? क्योंकि जो समुद्र तल स्थलाकृति है वो समुद्र के पानी के तापमान, लवणता और पोषक तत्व प्रदान करती है जो बदले में समुद्री जीवों के विकास और वितरण को प्रभावित करती है। ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या होते हैं? जो स्थलाकृतियां होती हैं इसके कारण कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, कहीं पर जो है पोषक तत्व ज्यादा या कम होता है, कहीं पर जो है सैलिनिटी ज्यादा या कम होती है। और जब ये ज्यादा कम होता है तो उसी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? जीव जंतु भी, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिनको जो है लवणीय जल यानी साल्टी वाटर पसंद है, उसको थोड़ा सा कम साल्टी पसंद है, किसी को टेम्परेचर ज्यादा पसंद है। तो ये जो आपके जो स्थलाकृति होती है समुद्र के बॉटम में जो रिलीफ पाई जाती है, ये क्या करती हैं? जीव जंतु को प्रभावित करती हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो इसमें जो लैंडफॉर्म पाए जाते हैं वो वहां पर अलग अलग क्या, अलग अलग भागों में अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग पोषक तत्व, अलग अलग सारी चीजें पाई जाती हैं। इसलिए ये कथन और कारण दोनों सही है और आर ये क्या कर रहा है? सही स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन है और कारण है। पहला है कि ठंडी धाराओं की तुलना में गर्म धाराओं का जलवायु पर अधिक प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है कि जो ठंडी धाराओं की तुलना में गर्म धाराओं का जलवायु पर अधिक प्रभाव पड़ता है। कारण कह रहा है कि गर्म धाराएं भूमध्य रेखा से गर्म पानी को उच्च अक्षांशों तक ले जाती हैं, जबकि ठंडी धाराएं ठंडे पानी को उच्च अक्षांशों से निचले अक्षांशों पर लाती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि ठंडी धाराओं की तुलना में गर्म धाराओं का जलवायु पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जब जो जो ठंडी जल धाराएं देखेंगे, तो ठंडी जल धाराएं जो कहाँ से जो है जो आपके ट्रॉपिकल रीजन में आती हैं,
तो इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है जनजीवन प्रभावित नहीं होता है। लेकिन जो गर्म जलधाराएं हैं वो लोअर जो है लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड की तरफ जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के जनजीवन, क्लाइमेट यानी सभी चीज़ों को बहुत बड़ी मात्रा में क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। आप इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, चाहे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु जो पाई जाती है, वेस्टर्न यूरोपीय टाइप की जलवायु पाई जाती है, जो कोस्टल रीजन में जहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, जो जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ पे जो बड़े बड़े जो हिम पिघल जो है जम जाते हैं, जिसके कारण जो आपके सी पोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। लेकिन इसके कारण क्या हो जाते हैं, जब गर्म जलधाराएं पहुंचती हैं तो ओपन हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कि उन जो गर्म जलधाराएं हैं इसके कारण वहाँ का जो जलवायु है ठंडी ठंडी क्षेत्रों की तुलना में जो ठंडे क्षेत्रों की जलवायु है उस पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। तो बात सही है कि ठंडी धाराओं की तुलना में जो गर्म जलधाराएं हैं वो क्या करती हैं, अधिक प्रभाव डालती हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो भूमध्य रेखा से हाई लेटीट्यूड को गर्म पानी को उच्च अक्षांशों में ले जाती हैं, और ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांशों से लोअर अक्षांशों में लाती है। ये भी बात सही है। तो दोनों तो सही है, लेकिन व्याख्या स्पष्टीकरण क्या है, नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करता है। यानी जो एवरेज ओशन का जो क्या है जो साल्ट पाया जाता है, यानी जो लवण इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सा जो है लवणता को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन है वाष्पीकरण, वर्षा, तापमान, दबाव, महासागरीय धाराएं और ज्वार, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि जो जलधारा जो आपका जो लवणता है उसको वाष्पीकरण अगर कहीं पर ज्यादा हो रहा है लवणता बढ़ जाएगी, वर्षा ज्यादा हो रही है लवणता घट जाएगी, तापमान ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, लवणता बढ़ जाएगी, दबाव के कारण लवणता बढ़ती है घटती है। ठीक है, महासागरीय धाराओं के कारण तो बढ़ती घटती है। आप जानते हैं कि कहीं पर अगर जो है गर्म जल धारा जाती है तो वहाँ पर लवणता बढ़ जाती है, ठंडी जल धाराएं आती है तो लवणता घट जाती है। तो राइट आंसर क्या है, चौथा, यानी उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि गर्म महासागरीय धाराओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि वे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं, बिल्कुल राइट आंसर है कि वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर गर्म पानी लाती हैं, गलत है, क्योंकि ये गर्म पानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाती हैं। उसका आसन भूभागों की जलवायु पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। आसन मतलब लगभग ज्यादा से ज्यादा, तो गलत बात है, क्योंकि शीतलन प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि कौन सा प्रभाव पड़ेगा, जो है जो ये गर्मी का प्रभाव देगा, ना कि शीतलन का प्रभाव देगा। और वो ठंडे पानी के ऊपर उठने का कारण बनती है, ये भी बात गलत है, क्योंकि जो ठंडा पानी ऊपर उठता है वो अपवेलिंग के कारण उठता है, ना कि गर्म जलधाराओं के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ए, यानी पहला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक पिरामिड में किस स्तर में ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये आपको बताना है कि जो ट्रॉफिक लेवल होता है किसी भी जो है जो आपका पिरामिड होता है उसमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जिसमें उत्पादक उपभोक्ता सारे जीव जंतु होते हैं। तो उसमें कह रहा है किसमें ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। प्राथमिक उत्पादक के पास ज्यादा ऊर्जा होगी, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास, प्राथमिक उपभोक्ता के पास जो कंज्यूमर होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता के पास, या तृतीयक उपभोक्ता के पास। तो आप लोग अगर जानते होंगे इसका नियम अच्छे से, अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, आप जो है इन्वायरमेंट का सेक्शन खोलिए, वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको ये जो चीजें हैं अच्छे से बताया गया, आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है प्राथमिक उत्पादक। क्योंकि जो सन से जो एनर्जी रिसीव करते हैं वो कौन करता है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वही करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो है सन के जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और भोजन बनाते हैं। तो इनको एनर्जी कितना मिलती है, 100%। और जैसे जैसे इससे प्राइमरी अभी उत्पादक हो गए तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है। इसके बाद जैसे जैसे एनर्जी जो उपभोक्ता के पास पहुंचेगी, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, मांसाहारी हो, सबको कम पहुंचेगी। तो सबसे अधिक जो है ऊर्जा किसको मिलती है, प्राथमिक उत्पादक को। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, प्राथमिक उत्पादक हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वातावरण सबसे अधिक स्थिर माना जाता है। स्थिर कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी ह्यूमन के द्वारा या अभी ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, समशीतोष्ण घास के मैदान यानी जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, तीसरा है माउंटेनियस रीजन यानी पर्वतीय क्षेत्र, और चौथा है गहरे समुद्री क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सबसे स्थिर है, अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर इंटरफेयर नहीं किया गया है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका गहरे समुद्री क्षेत्र। ये बहुत ही स्थिर हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी एक्सपेंडिचर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी उतना मात्रा में हुआ नहीं है। बाकी यहाँ पर ह्यूमन के द्वारा काफी इंटरफेयर किया गया है, ये काफी क्या है, डिस्टर्ब रीजन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में, जो एनर्जी फ्लो होता है उसके बारे में कौन सा कथन क्या है, असत्य है। ये चश्मा आप लोगों को नाट वाला, असत्य वाला चश्मा हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो ये चश्मा होता है ये किसी को नहीं दिखता है, क्योंकि आप लगातार 10-12 क्वेश्चन आपको सत्य सत्य पूछा जाएगा, बीच में 2 क्वेश्चन असत्य का डाल दिया जाएगा। तो जो आपका माइंड का एल्गोरिदम होता है, जैसे आप जो गूगल करते हैं या जो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, तो उसमें एल्गोरिदम सेट होता है, यानी जिस चीज को आप ढूंढेंगे एक बार में, तो आप दोबारा खोलेंगे तो आपको लगातार उसी के बारे में रिकमेंडेशन दिखाने लगता है। जैसे यूट्यूब पे आप अगर सॉन्ग सुन लिए, तो दोबारा कभी जब यूट्यूब खोलेंगे तो आपको पहले जो है सॉन्ग के ही जो है वीडियो रिकमेंड किए जाएंगे। तो उसी प्रकार से ह्यूमन के जो है ब्रेन का एक एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम जो है क्या है कि जब आप कोई चीज याद करते हैं, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें लगातार अगर आप ट्रू ट्रू का आपको 10 क्वेश्चन दे दिया गया, तो आपके दिमाग का एल्गोरिदम उसी दिशा में काम करने लगता है कि हाँ अगला क्वेश्चन भी सत्य ही पूछा गया है। तो कभी कभी आंखें हमको धोखा दे देती हैं, या और माइंड भी धोखा देता है कि नहीं एल्गोरिदम सेट हो चुका है, सत्य ही है, जबकि वो लिखा क्या रहेगा, फाल्स या असत्य लिखा रहेगा। तो ये चीजें आपको यह है बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो कह क्या रहा है। तो कह रहा है कौन सा फाल्स है। पहला है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा उत्पन्न और नष्ट किया जा सकता है। दूसरा है ऊर्जा एक पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से एक दिशा में बहती है। उच्च ट्रॉफिक स्तर के लिए उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा प्रत्येक हस्तांतरण के साथ कम हो जाती है। एक पारिस्थितिक तंत्र में अधिकांश ऊर्जा ताप के रूप में क्षय हो जाती है, यानी डिग्रेडेड हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर इसमें कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। असत्य आपका पहला है। क्यों पहला असत्य है? क्योंकि ये कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा उत्पन्न और नष्ट किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनर्जी का रूल ही यही है कि ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि उसे एक जो है फॉर्म से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये सब सही क्यों है? क्योंकि ऊर्जा एक पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से एक दिशा में बहती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊर्जा कभी साइक्लिक फॉर्म में नहीं होता है कि हम पेड़ पौधे से जीव जंतु में गए, जीव जंतुओं से दूसरे जीव जंतु में गए, फिर पुनः पेड़ पौधे प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि एनर्जी कहाँ, एटमॉस्फेयर में विलीन हो जाती है। तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि एक दिशीय होता है, जबकि जो पोषक तत्व होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में चलते हैं, वो चक्रीय फॉर्म में चलते हैं। अगला है कि जो हाई, जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल पे हाई पे जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी का जो फ्लो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, परसेंटेज के रूप में कम होता जाएगा। यानी पहले को 100 मिलेगा तो दूसरे को 90, दूसरे को ऐसे ऐसे कम मिलता जाएगा। चौथा क्या है कि जब ऊर्जा ट्रांसफर होती है एक, जैसे जो है उत्पादक से प्राप्त, यानी ट्रॉपिक लेवल 1 पे जो है उत्पादक है, उत्पादक से जब उपभोक्ता के पास ऊर्जा जाती है, तो जितनी ऊर्जा ये भेजता है उतना नहीं ट्रांसफर होता, बल्कि काफी ऊर्जा टेम्परेचर के रूप में, ताप के रूप में रास्ते में ही क्षय हो जाती है। तो ये भी बात क्या है, सही है। तो गलत आंसर क्या है? 29 का पहला गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भू रासायनिक चक्र में पृथ्वी के वायुमंडल, महासागर और भूमि के माध्यम से पानी को, वाटर क्या होता है, गतिशील होता है। कौन सा ऐसा चक्र है? बहुत सिंपल ऑप्शन क्वेश्चन है। ऑप्शन है नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र, फास्फोरस चक्र। राइट आंसर आप लोग पता है कि वाटर साइकिल होगा, क्योंकि वाटर साइकिल ही क्या करता है, वायुमंडल से महासागर में, महासागर से भूमि में, भूमि से फिर पुनः वायुमंडल में क्या होता रहता है, चक्रित होता रहता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड, वाटर साइकिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक पिरामिड एक पारिस्थितिकी तंत्र में ट्रॉफिक संरचना और ऊर्जा की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। कारण, एक पारिस्थितिकी पिरामिड में प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर का आकार उस स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जो है थोड़ा सा जटिल है, लेकिन इसको हम सरल करने का प्रयास करेंगे कि जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो एक पारिस्थितिक तंत्र में ट्रॉफिक संरचना और ऊर्जा की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो कहीं ना कहीं किसका, ट्रॉफिक संरचना का। इसमें बहुत सारी ट्रॉफिक संरचना होती है, और प्रत्येक ट्रॉफिक संरचना किससे जो परिपूर्ण होती है, एनर्जी से परिपूर्ण होती है। तो ये जो आपका बायोलॉजिकल पिरामिड होता है इकोलॉजिकल, वो किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, इसी ट्रॉफिक लेवल का और एनर्जी का तो रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अलग अलग भाग में जब आप जाएंगे, चाहे प्राइमरी पे है, सेकेंडरी पर, टर्सरी में है, तो आपको जो ऊर्जा है वो अलग अलग देखने को मिलेगी।
ठीक है। तो यही दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक पारिस्थितिक पिरामिड में प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर का आकार, यानी ये आकार अगर ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ ज्यादा एनर्जी है, आकार जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ एनर्जी कम होती जा रही है। इसीलिए जब ट्रॉफिक जो ये पिरामिड बनाया जाता है तो जो आधार होता है हमेशा क्या होता है, चौड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा है वो ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एनर्जी कम होती जाती है, इसलिए ऊपर का भाग जो है ये चौड़ा नहीं बल्कि पतला होता जाता है और आकार किस रूप में ले लेता है, पिरामिड के रूप में ले लेता है। इसलिए इसका जो है कथन भी सही है, कारण भी सही है और एक दूसरे के क्या कर रहा है, व्याख्या भी अच्छे से कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका पहला यानी ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन चक्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है, या यहाँ पर आपको चश्मा लगाना है असत्य का, ठीक है, कि कौन सा असत्य है। ए है कि नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश हिस्सा बनाती है। नाइट्रोजन निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैक्टीरिया पौधों के लिए नाइट्रोजन गैस को एक उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं। तीसरा है डीनाइट्रिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं। और चौथा है नाइट्रोजन चक्र वैश्विक जलवायु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सॉरी, जलवायु पर कोई प्रभाव पड़ता है, कोई गलत लिखा है, नाइट्रोजन चक्र का वैश्विक जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, ये होगा, कोई काट दीजिए आप, कंटेंस नहीं बनना है, टाइपिंग की मिस्टेक हुआ है। तो इसको आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो जब आप देखेंगे कि नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश हिस्सा बनाती है, तो आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में लगभग 78% क्या है आपका, नाइट्रोजन है। तो ए बिल्कुल क्या है आपका, राइट है, लेकिन आपसे पूछा गया सत्य। दूसरा है कि नाइट्रोजन निर्धारण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बैक्टीरिया पौधों के लिए नाइट्रोजन गैस एक उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो पाई जाती है नाइट्रोजन वो गैसियस रूप में पाई जाती है और पेड़ पौधे जीव जंतु उसको गैसियस रूप में नहीं ले पाते हैं। तो कुछ जीव जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, पेड़ पौधे पहले क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अपने जड़ों में फिक्स करते हैं और वहां पर जो जीव जंतु होते हैं उसको पौधों के लिए पोषक तत्व के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी राइट आंसर है। तीसरा है कि डीनाइट्रिफिकेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, बिल्कुल ही गलत है। जिस प्रक्रिया से पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ना कि डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि जो पुनः जो है पेड़ पौधों से जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं, और जो पौधों से यानी जो मिट्टी से नाइट्रोजन पौधों में जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और बाद नाइट्रोजन चक्र का वैश्विक जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, ये भी क्या है, सही है। तो कौन सा कथन गलत है, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला है कि ये हो चुका है, ये क्वेश्चन जो है वही वाला क्वेश्चन है लगभग लगभग। अब देखिए कि इसमें लिखा गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ट्रॉफिक स्तर जीवों के बीच भोजन संबंधों के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। केवल यहाँ पर शब्दों को चेंज किया गया, बाकी वही है कि बिल्कुल बात सही है कि जो ट्रॉफिक जो लेवल होता है वो क्या करता है, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं उनमें भोजन के संबंध को तो ही बनाता है कि कौन सा जीव किसको खाएगा। और उसके बाद में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर में ऊर्जा उपलब्ध का अलग अलग क्या होता है, स्तर होता है, ठीक है। तो ये भी राइट आंसर है और उसकी व्याख्या भी करेगा, यानी ए इज द राइट आंसर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। ये कह रहा है कि शहर भूमि उपयोग के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल, ये मॉडल लिखा है 20वीं सदी के शुरुआत में विकसित किया गया था और इस विचार पर आधारित है कि शहर एक केंद्रीय व्यवसायिक जिले यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी के बाहर की ओर विकसित होता है। तो अब पहला ऑप्शन है कंसेंट्रिक जोन मॉडल, सेकेंडरी वलय सिद्धांत, सेक्टर मॉडल, क्षेत्रीय जो है सेक्टर सिद्धांत मॉडल, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल यानी बहुनाभिक सिद्धांत, या फिर में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन एक बार हम पुनः समझाएंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा मॉडल था जो ये बताता है कि जो शहर का डेवलपमेंट होता है वो सीबीडी के चारों ओर होता है, सीबीडी के चारों ओर। तो ये किसका विचार है, ये विचार है कंसेंट्रिक जोन का, जिसके प्रतिपादक ईडब्ल्यू वर्गीस थे, जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया, बताया कि जो शहरों का डेवलपमेंट होता है वो सीबीडी के चारों ओर रिंग के रूप में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी जो जो होता है, फर्टिलिटी होता है, तो उसको कौन सा क्या करता है, निर्धारक है। पहला ऑप्शन है शिक्षा का स्तर, एजुकेशन लेवल, और दूसरा है जो है लिंग, सेक्स यानी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, और चौथा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर सबको पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि जो प्रजनन क्षमता है वो एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि एजुकेशन आपकी बहुत खराब है यानी आपका लिटरेसी रेट बहुत डाउन है, तो आपके यहाँ प्रजनन क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि आप विचार ही नहीं कर पाएंगे कि हमें कितनी पॉपुलेशन की आवश्यकता है, कितनी पॉपुलेशन की नहीं है, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है कि ज़्यादा जो है मेल है या फीमेल है, तो ये भी काफ़ी डिपेंड करता है। और जो है स्वास्थ्य सेवाएं कैसे आप तक पहुँचती हैं, तो ये भी डिपेंड करता है, ये सारी बातें प्रजनन क्षमता को निर्धारित करता है।
अगला है कि शहर भूमि उपयोग के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मॉडल है जो इस विचार पर आधारित है कि शहरों में गतिविधि के कई केंद्र होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। यानी कौन सा ऐसा मॉडल है जो ये बताता है कि शहरों में जो है बहुत सारे सीबीडी होते हैं, सेंटर होते हैं, बहुत सारे केंद्र होते हैं और सारे सीबीडी एक दूसरे से जो है इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट रहते हैं। ऑप्शन है कंसेंट्रिक जोन मॉडल, सेक्टर मॉडल, मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल, क्योंकि मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल ही कहता है कि शहरों में एक जो है सीबीडी नहीं होता है, बल्कि आपके शहरों में कई सीबीडी होते हैं। आप किसी भी जिस भी शहर में रहते हैं, जैसे मैं अगर प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज में आप सिटी में देखेंगे तो आपका जो जो है इधर जो है जाएंगे तो चौक में आपको एक जो है मेन जो है जो सिविल लाइन एरिया है वहां पर आपको सीबीडी मिल जाएगा। चौक में जाएंगे तो वहां पर भी आपको क्या मिल जाएगा? सीबीडी मिल जाएंगे। जो आपका कटरा मार्केट है, पुस्तक भंडार है, यहाँ पर भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको सीबीडी दिखाई देने को मिलेगा। जहां जहां जाएंगे तो आपको एक सीबीडी जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि शहरों में एक सीबीडी नहीं बल्कि क्या होते हैं? कई सीबीडी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 3 यानी मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? यानी लेस जो है पॉपुलेटेड जो है डेंसियल जो है क्या है आपका एरिया है। ऑप्शन है एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ओशेनिया। ओशेनिया बोले तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को अगर महाद्वीप के रूप में देखा जाए तो ओशेनिया ज्यादा करेक्ट वर्ड होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न केवल ऑस्ट्रेलिया कंट्री शामिल है बल्कि न्यूजीलैंड सहित तमाम द्वीपीय देश भी शामिल है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व इसी ओशेनिया का ही है। क्या है? ओशेनिया का ही सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला है कि विश्व में किस क्षेत्र में फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर सबसे अधिक है? कहाँ पर है? यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में या उत्तरी अमेरिका में? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में जो फर्टिलिटी रेट है वो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा है। अभी भी अफ्रीका में फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो ग्रामीण बस्तियों के पैटर्न को क्या करता है? प्रभावित करता है। पैटर्न तो आप समझते हैं, जो ज्यामितीय प्रतिरूप होता है कि वो जो है आयताकार रूप में बसावट होगा उसका, कि वर्गाकार होगा, कि जो है स्टार पैटर्न होगा, कि न्यूक्लियस टाइप का होगा, किस प्रकार से होगा? तो इसको कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है? ऑप्शन है क्लाइमेट यानी जलवायु, एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों तक पहुंच, जो राजनीतिक प्रणाली है आपके यहाँ, पॉलिटिकल जो है सिस्टम कैसा है आपके यहाँ, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। यानी सारे फैक्टर काम करते हैं कि आपका जो है जो 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 है सेटलमेंट है उसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है, यानी जलवायु भी प्रभावित करता है, संसाधन भी है। अब पता लग रहा है कि जो है संसाधन आपके पास पास है तो आप न्यूक्लियस रूप में बस जाएंगे, लेकिन बहुत दूर दूर है संसाधन आपको मिलता है तो आप जो है क्या होगा? दूर दूर बसावट होगी आपकी। अगला क्वेश्चन है कि शहरी भूमि उपयोग के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल इस विचार पर आधारित है कि विभिन्न भूमि उपयोग के शहर के केंद्र से निकलने वाले जो है सेक्टरों में व्यवस्थित किया जाता है। ये निकलने वाला सेक्टर होगा, यानी कह रहा है कि शहरों में जो भूमि उपयोग पाया जाता है यानी कहाँ कहाँ किस भूमि का उपयोग होगा। ठीक है, तो जो सेंटर डेवलप होते हैं, सीबीडी होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? शहरों से बाहर निकलने वाले जो परिवहन मार्ग हैं उससे जुड़े हुए होते हैं। इसलिए शहर कई सेक्टर में डिवाइड होते हैं और अलग अलग सेक्टर में क्या होते हैं? अलग अलग काम होते हैं। यानी इस सेक्टर में देखेंगे तो इस सेक्टर में एक ही तरह का पूरा काम, यानी कहीं पुस्तक मिलता है तो इस पूरे सेक्टर में पुस्तक ही मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको कारपेंटरी शॉप है तो पूरा कारपेंटरी शॉप होगा। इस तरीके से विभाजित होते हैं। ऑप्शन है कंसेंट्रिक जोन मॉडल, सेक्टर मॉडल, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग देख कर ही जान गए होंगे कि इसका ऑप्शन क्या है? सेक्टर मॉडल है। ठीक है, क्या है? सेक्टर मॉडल है, जिसको किसने दिया था? होमर एंड व्हाइट ने। अगला क्वेश्चन है कि हेनरी पिरेन के अनुसार मध्य युग के दौरान यूरोप के शहरों में पतन का मुख्य कारक क्या है? जो हेनरी पिरेन है इनके मॉडल हैं जो है ओरिजिन ऑफ टाउन के। तो ओरिजिन ऑफ टाउन पे हेनरी पिरेन के मॉडल है जिसमें इन्होंने बताया, पूछा गया है कि इन्होंने यूरोप में जो मध्य युग में जो शहर जो है जो पतन हो गया था उनका उनका कारण क्या था? ऑप्शन है रोमन साम्राज्य का पतन, सामंतवाद का उदय, बीमारी का प्रसार, धर्म युद्ध। तो इसका राइट आंसर है सामंतवाद का, यानी फ्यूडलिज्म जो था वो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा था, इसलिए वहां पर शहर क्या हो गए? पतन अवस्था में चले गए। अगला क्वेश्चन है कि लेविस मम्फोर्ड के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के कस्बों में उद्भव का कारण क्या था?
ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो टाउन का ओरिजिन हुआ है उसका कारण क्या है, किसके अकॉर्डिंग, लेविस मम्फोर्ड के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है उद्योगों में वृद्धि हुई है, परिवहन नेटवर्क का विकास हुआ है, भूमि की उपलब्धता हुई बढ़ी है, या सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्रों की आवश्यकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है परिवहन नेटवर्क का विकास। जो लेविस मम्फोर्ड है ये ओरिजिन ऑफ टाउन में बताते हैं कि यूएसए में जो टाउन का डेवलपमेंट हुआ उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो वहां पर नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी थी बहुत अच्छी तरीके से विकसित हुई थी। अगला है कि जो माइग्रेशन यानी परिवर्तन के कुछ परिणाम क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गंतव्य क्षेत्रों में संसाधनों और सेवाओं में तनाव आ सकता है। ये बात सही है। गंतव्य क्षेत्र मतलब जहां आप जा रहे हैं, यानी आप यहाँ से ए स्थान से बी स्थान पे माइग्रेट करेंगे तो बी पे तो रिसोर्स वही है, रिसोर्स तो बढ़ नहीं जाएंगे, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो एक टेंशन क्रिएट होगा ना, बिल्कुल क्रिएट होगा। दूसरा है स्रोत क्षेत्रों में मानव पूंजी की हानि। स्रोत क्षेत्र मतलब जहां से इनकी ओरिजिन हुई है, ये बात भी सही है। यही तो इंडिया के साथ हो रहा है कि इंडिया में जो थोड़ा अच्छे से पढ़ लिख ले रहा है वो या तो यूएस से भाग जा रहा है, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर। ये जो बड़े बड़े सीओ ये आज कहाँ के हैं, इंडियन के ही हैं। चाहे आप बात कीजिए गूगल के सुंदर पिचाई की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला की बात कर लीजिए, कहीं की आप बात कर लीजिए। तो ये क्या है कि इससे क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल की हानि होती है। बिल्कुल, अगर कोई जैसे मान लीजिए इंडिया क्या है, एक सोर्स रीजन है, यहाँ से कोई माइग्रेट कर गया तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका बहुत बड़ा कैपिटल चला गया। अगला है गंतव्य क्षेत्र में सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तन। गंतव्य मतलब जहाँ पर ये गए हैं, तो अगर कोई इंडिया से अमेरिका जा रहा है तो वहाँ अपना अपना कल्चर तो वो ले जाएगा और वहाँ का जो डेमोग्राफी है उसमें भी चेंज आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी 4th नंबर इज द राइट आंसर। अगला है कि प्रवासन का पुश मॉडल क्या है। ठीक है, ये जो ली का पुश एंड पुश फैक्टर मॉडल है माइग्रेशन से संबंधित, उसका कह रहा है मुख्य क्या है, मुख्य ऐसी कौन सी बातें उन्होंने अपने मॉडल में बोली हैं। पहला प्रश्न कह रहा है ऑप्शन कि यह विचार की प्रवसन कारकों के संयोजन से प्रेरित होता है जो लोगों को उनके गृह क्षेत्रों से पुश करते हुए नए गंतव्य की ओर पुल करता है। वह मॉडल जो लोगों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के परिणामस्वरूप प्रवसन कराता है। वह मॉडल जो केवल आर्थिक कारणों के परिणामस्वरूप प्रवसन की व्याख्या करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ए। ठीक है, ए क्या कहता है कि जो जो एक्सेसिबिलिटी के कारण क्या होता है, जो माइग्रेशन होता है वो लोगों को एक स्थान से जिस स्थान से जो एक स्थान से जो है पुश करता है और दूसरा स्थान उसको पुल करता है। ठीक है, तो वहां पर जो पुश वाला प्रभाव है तो वही पूछ रहा है कि पुश वाला प्रभाव क्यों होता है ऐसा। तो यह विचार की प्रवसन कारकों के संयोजन से प्रेरित होता है जो लोगों को उनके गृह क्षेत्रों से पुश करते हैं और नए गंतव्यों की ओर पुल करते हैं। तो ये क्या है, राइट आंसर है। अगला है कि लास के केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय स्थान की सफलता को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या है। लास ने जो जो आपके जो है जो लास्ट ने जो है क्या दिया था, सेंट्रल प्लेस थ्योरी दिया था। ठीक है, क्रिस्टलर ने दिया था। जो क्रिस्टलर का के था वो क्या था, वो फिक्स्ड था, लेकिन जो लास्ट का के था वो क्या था, गतिशील था। तो इन्होंने कहा कि जो सेंट्रलिटी होती है, केंद्रता होती है, वो उसका जो वो कितना सफल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन है आसपास के बाजार क्षेत्र के आकार से, दूसरा है परिवहन और संचार बुनियादी ढांचे से, तीसरा है क्षेत्र में आर्थिक प्रतिस्पर्धा से, और चौथा है सांस्कृतिक और सामाजिक सुविधाओं की स्थिति से। तो लास्ट कहते हैं कि जितना ही आर्थिक क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, उतना ही जो के का वैल्यू है वो ज्यादा सफल होगा, यानी जो केंद्रीय मान है वो ज्यादा सफल होगा। और क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के क्षेत्र में पानी की कमी का एक प्रमुख कारण है। ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज, सतही जल स्रोतों का प्रदूषण होना, भूजल का अत्यधिक उपयोग और कमी, और लास्ट उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर सिंपल सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो आपका अगर विश्व में कहीं पर वाटर की कमी आ रही है तो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है और हम सतही जल को ज्यादा से ज्यादा प्रदूषित भी कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा भूजल का हम दोहन भी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। सुपीरियर झील, बैकाल झील, विक्टोरिया झील, या महान झील। ठीक है, महान झील बोले तो पांचों झील जो आपसे आती हैं, सुपीरियर हो गया, ह्यूरन हो गया, मिशिगन हो गया, इरी हो गया, ओंटारियो हो गया। इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि यूएसए में है। ठीक है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। आप लोग ये क्वेश्चन बताइए कि कौन सी महान झीलें जो हैं उसमें कौन सी ऐसी झील है जो केवल यूएसए में है और कनाडा में वो
नहीं लगती है, आपको जो है कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण है, यानी जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका कारण क्या है। ऑप्शन है कृषि का विस्तार हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण बढ़ रहा है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इन सभी के कारण क्या हो रहा है, आपका जो है वन जो है वो काटे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि विश्व में किस महाद्वीप में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोग करता है। इसका आंसर आप लोगों को खुद बताना है। आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट की सहायता से ही बताइए कि जो है जो सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस जो है कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। यानी टोटल 50 क्वेश्चन हो गए और ये 50 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्या करना है, रिवाइज करना है, देखना है और खुद को जो है असेसमेंट करना है कि हम कितने जो है क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। आपको सारे आंसर बताए गए हैं। किसी भी आंसर में आपको कोई आपत्ति हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको जो है आपत्ति को देखा जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके इसको तैयार किया है। आप खुद इसको जो है असेसमेंट कर सकते हैं कि इसका लेवल वही है जो आपके जो है यूजीसी नेट में एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो 50 क्वेश्चन ही है और 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहला कराया था। जो है ये दोनों 100 क्वेश्चन का जो हमारा सेट था वो कंप्लीट होता है। अब जो है आपको कल से जो है दूसरा जो है सेट कराया जाएगा। तो ये पूरा टोटल 100 क्वेश्चन का सेट था हमारे पास, जिसको हमने 2 भागों में तोड़कर आपको जो है सॉल्व कराया। आप लोग इसको देखिए, किसी भी क्वेश्चन पे कोई परेशानी हो रही तो आप लोग कमेंट कीजिए। और जो है एक उम्मीद और है कि आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फायदा मिल सके। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।